Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT, PGT, LT grade. सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसी तरीके से सीरीज में आपके पास में चारों राइटर्स के वीडियो आएंगे जिसको कि सिर्फ सुन करके आप अच्छे से बायोग्राफी प्लस उस राइटर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं उनको आप कवर अप कर सकते हो। ना आपको लिखने की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की। बस 1 से 2 बार आप वीडियो सुनो। जब भी आपको रिविजन करना हो बस आप वीडियो को क्लिक करो, सुनो और इजीली आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो। और अगर बायोग्राफी आपको कंप्लीट कहीं पे नहीं मिल रही है या फिर अलग अलग जगह पे है तो एक ही जगह पे एक सिंगल वीडियो में अच्छी तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं हम वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम उनके जन्म की बात करेंगे, कब उनका बर्थ हुआ। ठीक है, मोस्ट प्रिविलेज में जो क्वेश्चन आता है वो आता है डेट। तो 9 दिसंबर 1608 इन ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन नियर सेंट पॉल्स कैथेड्रल। 9 दिसंबर 1608 ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन सेंट पॉल्स कैथेड्रल के पास में, ठीक है, वहाँ उनका जन्म हुआ। अब अगर हम उनकी डेथ की बात करते हैं तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो हम देखते हैं। 8 नवंबर 1674 ये डेट है जब उनकी डेथ हुई। उस टाइम जो उनकी एज थी वो थी 65 साल। और किस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई वो थी गाउट। कहाँ पर? बन हिल, लंदन, यहाँ पे उनकी डेथ हुई। उनको बरीड कहाँ किया गया? बरी उनको किया गया सेंट जाइल्स क्रिपल गेट बिसाइड हिज फादर। उनकी फादर की ग्रेवयार्ड के पास में ही उनको भी बरी किया गया था, क्रिपल गेट पर। ठीक है, वो जगह का नाम है। अब अगर हम बात करें जॉन मिल्टन के फादर की तो उनके फादर का नेम पूछ लिया जाता है। तो उनके फादर का नेम जॉन मिल्टन ही है। ऑक्यूपेशन उनकी क्या है? मनी स्क्रिवनर, जिसको सूदखोर भी कहते हैं। बिलोंग टू कैथोलिक फैमिली, और वो एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। मिल्टन के फादर की डेथ हुई 1647 में और ही टर्न्ड इनटू प्यूरिटन व्हाइल स्टडीइंग एट ऑक्सफोर्ड। जब वो ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को प्यूरिटन में चेंज कर लिया था, लेकिन वो एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके फादर से रिलेटेड। मिल्टन के जो पहले अध्यापक या फर्स्ट टीचर बोलें तो वो उनके खुद के फादर ही थे जिनसे उन्होंने लव फॉर आर्ट एंड म्यूजिक सीखा। So, Milton's first teacher was his father, and Milton inherited love for art and music from his father only. अब हम जानते हैं मिल्टन की मदर के बारे में। तो मिल्टन की जो मदर थी उनका नाम था सरा जेफरी। वुमेन ऑफ रिफाइनमेंट एंड सोशल ग्रेस उनको कहा जाता था। सोशल ग्रेस मीन्स शी वॉज वेरी हम्बल एंड पोलाइट। और शी डाइड इन 1637, 1637 में उनकी मृत्यु हुई। दिस डेट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बरीड इन टाउन ऑफ हॉटन, उनको कहाँ बरी किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिल्टन की मदर का नेम पूछा जा सकता है, तो प्लेस आपको पता होनी चाहिए। हॉटन में उनको बरी किया गया था। अब कुछ पॉइंट्स उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, मिल्टन की जो शुरुआती ज़िंदगी थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिल्टन वॉज सेकेंड चाइल्ड ऑफ जॉन एंड सरा, मीन्स सरा उनकी मदर और जॉन उनके फादर। मिल्टन सेकेंड चाइल्ड थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ही रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन एट होम, घर पर ही उन्हें जो उनकी शुरुआती शिक्षा थी वो दी गई थी अंडर प्राइवेट ट्यूटर्स, प्राइवेट ट्यूटर्स के अंडर में। और सेंट पॉल स्कूल में वो सबसे पहले गए जब वो 12 साल के थे, एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। कौन से साल में गए? इन 1620, 1620 में उन्होंने 12 साल की उम्र में सेंट पॉल स्कूल में अपना एडमिशन लिया। पहले वो प्राइवेट ट्यूटर से ही पढ़ा करते थे
और स्कूल में उन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज पढ़ी। ही स्टडीड लैटिन एंड ग्रीक एट स्कूल, सेंट पॉल स्कूल। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हिज फर्स्ट डेटेबल कॉम्पोजिशन। ठीक है, उनकी फर्स्ट डेटेबल कॉम्पोजिशन कौन सी थी? अर्लीस्ट अटेम्प्ट एट वर्स। क्या था वो राइम्ड फ्रेजेस ऑफ साम्स 114 एंड 136। ठीक है, साम्स होता है जैसे हमारे यहाँ श्लोक होते हैं उसी तरीके से। मेड एट द एज ऑफ 15 ईयर। और ये फर्स्ट डेटेबल कॉम्पोजिशन कब उन्होंने लिखी? एट द एज ऑफ 15 ईयर, जब वो 15 साल के थे। एट लॉन्ग बेनिंगटन, कहाँ पर? लॉन्ग बेनिंगटन में। इन 1624, 1624। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज हिज फर्स्ट डेटेबल कॉम्पोजिशन, तो आप बताएंगे राइम फ्रेजेस ऑफ साम 114 136, ईयर 1624, एट लॉन्ग बेनिंगटन एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स जब वो पढ़ाई कर रहे थे, कुछ किस्से ऐसे हुए, वो क्या क्या हुए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंसिडेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे इसमें कवर्ड हैं। एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, कीप इट इन योर माइंड। मिल्टन लेफ्ट सेंट पॉल स्कूल इन 1625। कब मिल्टन ने सेंट पॉल स्कूल को छोड़ा? वो ईयर आपको याद होना चाहिए, 1625 में। एंड जॉइंड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1625। व्हेन डिड ही जॉइन क्राइस्ट कॉलेज? तो आपको पता होना चाहिए 1625 में ही उन्होंने ज्वाइन भी किया था। और सेंट पॉल स्कूल जब वो 12 साल के थे तब एडमिशन लिया था, उसको उन्होंने 1625 में छोड़ दिया। द ईयर ऑफ एसेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, और ये ईयर ऑफ एसेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट भी है। उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्टन को एक निक नेम दिया गया था। मैं आपको साथ के साथ इम्पॉर्टेंट भी बताती चल रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। एक निक नेम से उनको बुलाया जाता था, वो निक नेम था द लेडी ऑफ क्राइस्ट। क्यों उन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट बुलाया जाता था? बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटिफुल फेस। ठीक है, मिल्टन का ब्यूटीफुल फेस था, इस वजह से उन्हें सब लोग लेडी ऑफ क्राइस्ट कह करके बुलाते थे। अब एक बार उनका किसी से डिस्प्यूट भी हुआ, एक टीचर के साथ में। इसीलिए मैंने बताया कि ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। और वो डिस्प्यूट किसके साथ में हुआ? वो डिस्प्यूट उनका हुआ था विलियम चैपल के साथ में। और इसीलिए उन्हें कॉलेज से कुछ हफ्तों के लिए फॉर फ्यू वीक्स सस्पेंड भी कर दिया गया था। कौन से साल में? 1626 इन 1626। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है उनकी लाइफ से रिलेटेड, दैट ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम कॉलेज फॉर फ्यू वीक्स। रीजन उनका डिस्प्यूट हुआ था, टीचर का नाम आपको पता होना चाहिए, विलियम चैपल के साथ में, इन ईयर 1626। When he returned to Cambridge, जब वो कैम्ब्रिज रिटर्न हुए, a new tutor was assigned, Nathaniel टोवे। तो जो नया ट्यूटर उनके लिए असाइन किया गया, रखा गया, उनका नाम था नैथानियल टोवे। डिस्प्यूट हुआ विलियम चैपल के साथ, जो नए ट्यूटर असाइन हुए वो नैथानियल टोवे थे। दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। अब जो उन्होंने डिग्रीज ली थी, बीए की डिग्री उन्होंने ली थी 26 मार्च 1929, 26 मार्च 1929। एमए की डिग्री उन्होंने ली 3 जुलाई 1632, 3 जुलाई 1632। दोनों ही डिग्री उन्होंने सेम यूनिवर्सिटी से ली थी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। 25 दिसंबर 1629, ऑन 25 दिसंबर 1629 एट द एज ऑफ 21। कितने साल के थे वो? महज 21 साल के। तब उन्होंने एक मैग्निफिसेंट ओड लिखा था। ठीक है, बहुत ही रिमार्केबल ओड था वो, जिसका नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। अगर ओड का आपसे नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ईयर भी पूछ लिया जाता है कि ये ओड उन्होंने कौन सी एज में लिखा, तो 21। इस पे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और डिस्प्यूट्स हैं, तो आप ये ध्यान में रखिए 21 ही आपको मार्क करना है। ये मैग्निफिसेंट ओड था उनका। डेट थी 25 दिसंबर 1629। कब?
क्रिसमस मॉर्निंग, कहाँ पे? एट कैम्ब्रिज। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हिज मैग्निफिसेंट ओड। मिल्टन की जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज ऑन शेक्सपियर, ईयर 1630, 1630। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मिल्टन वॉज प्यूरिटन। क्वेश्चन आता है बाय फेथ मिल्टन क्या थे, तो बाय फेथ मिल्टन वॉज प्यूरिटन। ठीक है। उनकी एक एल्डर सिस्टर थी एने, जिनकी शादी हुई 1623 में। हिज सिस्टर एने मैरिड इन 1623। यंगर ब्रदर क्रिस्टोफर, आफ्टर स्टडिंग लॉ ही बिकेम बैरिस्टर। मे बी आपसे पूछ लिया जाए कि यंगर ब्रदर क्या थे, तो ही बिकेम बैरिस्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब उन्होंने कैम्ब्रिज छोड़ दिया, आफ्टर लिविंग कैम्ब्रिज क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ या फिर उन्होंने क्या क्या किया। तो कैम्ब्रिज को छोड़ने के बाद में मिल्टन स्टार्टेड लिविंग एट हिज फादर्स कंट्री हाउस। अपने फादर के कंट्री हाउस में उन्होंने रहना चालू किया, जो कि हॉटन में था, इन बकिंगमशायर नियर विंडसर। ही स्पेंड 6 years। उन्होंने वहाँ पे अपने फादर के कंट्री हाउस पे, जो कि हॉटन में था, वहाँ पे उन्होंने 6 साल स्पेंड किए, 1632 से 1638 तक। और ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1632 से 1638 का, उसे हॉटन पीरियड भी बोला जाता है। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज हॉटन्स पीरियड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच यू हैव टू रिमेंबर। 1638, इन मई 1638 मिल्टन ने लंदन को छोड़ दिया था। ही लेफ्ट लंदन इन मई 1638। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हेन डिड ही लीव लंदन। ठीक है, तो आप मई 1638 बताएंगे। देन ही वेंट ऑन टूर ऑफ इटली एंड पेरिस, और उसके बाद में वो इटली और पेरिस के एक टूर पे निकल गए थे। फिर दोबारा से जब वो लंदन आए इन जुलाई 1639। ठीक है, पॉइंट इज वेरी क्लियर। लंदन को उन्होंने छोड़ा 1638 में। उसके बाद में फिर जब वो लंदन वापस आए, पूछ सकते हैं कब वो लंदन वापस आए, तो जुलाई 1639 में। तो वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल सेटअप किया लंदन में। ही सेटअप अ स्कूल ओवर देयर, जो कि एल्डर्स गेट स्ट्रीट पर था। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल खुद का सेटअप किया। उस स्कूल में जो जाने वाले पहले उनके स्टूडेंट्स थे वो थे एडवर्ड और जॉन फिलिप, जो कि उनकी सिस्टर के ही दोनों बेटे थे एनी के। तो उन दोनों ने वहाँ दाखिला लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हु वर दीज टू पीपल। तो आप एडवर्ड और जॉन फिलिप बोलेंगे, जो कि उनके खुद के स्कूल में वहाँ पे पहली बार पढ़े। और कौन थे वो, तो उनकी सिस्टर के एनी, जिसका नाम था, उसके बेटे थे। ठीक है, अब एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजी एपिटाफियम डेमोनिस। एपिटाफियम डेमोनिस है, जो कि उन्होंने 1640 में लिखी। इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, व्हेन वाज इट रिटन। सो यू विल गिव आंसर इन 1640 एलिजी एपिटाफियम डेमोनिस वाज रिटन। और एपिटाफियम डेमोनिस एक लैटिन एलिजी है। अगर आपसे लैंग्वेज पूछे तो आप लैटिन बताएंगे, एंड इट इज एन एलिजी। और किस लिए है? ही लैमेंटेड द डेथ ऑफ अ स्कूल फ्रेंड। इसमें उन्होंने अपने ही स्कूल फ्रेंड की डेथ को लैमेंट किया है, जिसपे आप दुख व्यक्त करते हैं। लेमेंटेशन उसी को कहते हैं। तो उस पे उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए ये एलिजी लिखी। और अगर उनके फ्रेंड का नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे चार्ल्स डियोडाटी। सो एक नटशेल में देख लेते हैं, एपिटाफियम डेमोनिस इज इन एलिजी written in 1640. It's in Latin language, and in this elegy, Milton lamented the death of a school friend. Name of that friend, Charles Diodati. This is very important question. Charles Diodati had become a physician and died in August 1638. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स डियोडाटी की डेथ कब हुई थी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज पैटर्न, तो आप बता सकते हैं कि अगस्त 1638 में उनकी डेथ हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं मिल्टन की मैरिज के बारे में। इन्होंने 3 शादियां की। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट मैरिज उनकी हुई मैरी पॉवल से। मैरी पॉवल
इन 1642 में उनकी शादी हुई मैरी पॉवल से। और इस मैरिज में मिल्टन 33 इयर्स के थे, और जिससे शादी हुई थी वो एक अनएजुकेटेड गर्ल थी, मींस मैरी पॉवल, और वो सिर्फ 17 साल की थी, ये आपको याद रखना है। यंगर डॉटर ऑफ रिचर्ड पॉवल, मैरी पॉवल किसकी डॉटर थी? यंगर डॉटर ऑफ रिचर्ड पॉवल, जो कि रॉयलिस्ट थे, रॉयलिस्ट स्क्वायर ऑफ ऑक्सफोर्डशायर। ठीक है, अब हम बात करें इस मैरिज की, तो ये जो उनकी फर्स्ट मैरिज थी पूरी तरीके से एक फेल्योर रहा, एक सक्सेसफुल मैरिज नहीं रही, और पॉवल ने मिल्टन को छोड़ दिया था और वो अपने घर चली गई थी। फिर वो 1645 में वापस आई। तो मैरी पॉवल वापस कब आई? 1645 में, और डेथ उनकी हुई 1652। 1652 में मैरी पॉवल की डेथ हो गई। उनको मिल्टन की 3 डॉटर्स थीं इस मैरिज से। फ्यू डेज आफ्टर डेथ ऑफ डेबोरा, डेबोरा को बर्थ देते ही 1652 में मैरी पॉवल की डेथ हो गई। अब वो जो 3 डॉटर्स थी उनका नाम क्या था और उनकी बर्थ डेट क्या थी? एने 1646, मैरी 1648 एंड डेबोरा 1652। डेबोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। तो एज आई टोल्ड यू, पॉइंट टू बी नोटिस्ड हियर, जब मैरी पॉवल की डेथ हुई 1652 में, तो आई टोल्ड यू द फैक्ट कि डेबोरा को बर्थ देते ही मैरी पॉवल की डेथ हो गई थी। इस तरीके से आप डेबोरा की बर्थ डेट याद रख सकते हैं और मैरी पॉवल की डेथ डेट दोनों की सेम है, दैट इज 1652। और इस तरीके से इस मैरिज से 3 डॉटर्स थी। अब एक सन भी था इस मैरिज से जिसका नाम था जॉन, और वो 1651 में उसकी डेथ हो गई थी इन्फेंसी में ही। इन्फेंसी मीन्स जब वो बहुत ही छोटा रहा, तो 1651 ही उसकी बर्थ डेट थी और उसी टाइम उसकी डेथ भी हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, मिल्टन लॉस्ट वन आई इन 1650। मिल्टन ने अपनी एक आंख को खोया था 1650 में, ध्यान रखना है आपको। ये पॉइंट मैंने आपको अभी इसलिए बताया क्योंकि ये अभी इसी ईयर से रिलेटेड है। और टोटली ब्लाइंड जॉन मिल्टन कब हुए थे? वो था 1652। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ड्यू टू ग्लोकोमा एट द एज ऑफ 44, ग्लोकोमा की वजह से ये उनकी आंखों की रोशनी गई थी। तो वन आई और फुली ब्लाइंड, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं उनकी सेकेंड मैरिज की। तो मिल्टन की जो सेकेंड मैरिज है वो हुई कैथरीन वुडकॉक से, और शी गेव बर्थ टू अ डॉटर, एक डॉटर को उन्होंने जन्म भी दिया। बट मदर एंड चाइल्ड बोथ डाइड ऑन 3 फेब 1658। 1658 3 फरवरी को इन दोनों की ही डेथ हो गई। कैथरीन वुडकॉक, ये नाम आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, अलग अलग शॉर्टलिस्ट करके। अब उनकी थर्ड मैरिज की बात करते हैं किससे हुई, एंड वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑल्सो। मिल्टन की जो थर्ड मैरिज हुई वो हुई February 1663। ओके, February 1663 with Elizabeth Menzel, a lady 30 year younger than Milton। ठीक है, तो मिल्टन ने जो अपने लास्ट फेज था उनकी लाइफ का, जो लास्ट टाइम था, वो एलिजाबेथ के साथ ही स्पेंड किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ? नियर बन हिल फील्ड, नियर बन हिल फील्ड एलिजाबेथ मिंसल, ये आपको याद रखना है। और 30 ईयर यंगर थी किससे? मिल्टन से। फेब 1663 में उनकी ये थर्ड मैरिज हुई थी एलिजाबेथ से। और लास्ट ईयर्स जो थे उनके मिल्टन के, वो उन्होंने एलिजाबेथ के साथ में ही स्पेंड किए थे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आगे आता है, वो ये है कि उन्हें अपॉइंट किया गया था, तो वो क्या है आइए देखते हैं। So Milton was appointed to the position of Latin Secretary to Cromwell's government। मिल्टन को अपॉइंट किया गया था एज लैटिन सेक्रेटरी। ईयर पूछा जाए तो 1649 आपको बताना है, 1649। क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट, चीफली ड्यू टू हिज वर्क किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, तो इसी वर्क की वजह से उनको अपॉइंट किया गया था। और किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट जो है
वो उनका फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट भी था। अगर पूछा जाता है द नेम ऑफ फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट ऑफ मिल्टन, तो उसका आंसर आप देंगे किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। अच्छा, अब किसके सपोर्ट में उन्होंने ये पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा था? तो ये जो पॉलिटिकल ट्रैक था उन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में लिखा था। और जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनको पब्लिकली फांसी दी गई थी। कब? 30 जनवरी 1649। 30 जनवरी 1649 को उनको फांसी भी दी गई चार्ल्स फर्स्ट को, ये भी आपको याद होना चाहिए। ड्यूरिंग किंग्स इम्प्रिजनमेंट अ बुक अपीयर्ड। जो राजा की इम्प्रिजनमेंट थी, जब वो जेल में थे, तो एक बुक आई थी जिसका नाम था इकोनो बैसिलाइक, और वो एक रॉयल इमेज शो करती है। तो इकोनो बैसिलाइक, ये जो बुक का नाम था, ये एक रॉयल इमेज प्रेजेंट करती है, ठीक है। और इकोनो क्लास जो है वो इमेज ब्रेकर है। तो ये जो इकोनोवैसिलाइक थी वो क्या प्रेजेंट करती है? इट गिव्स अ रोजी पिक्चर ऑफ किंग्स पिटी एंड कंडमिंग द प्योरिटन्स। तो ये उनकी एक रोजी पिक्चर दिखाती है, मतलब उनकी अच्छाइयों को दिखाती है। और 1649 में एक बुक आई, मिल्टन्स इकोनोक्लास्ट, जिसको इमेज ब्रेकर का नाम दिया गया। और इसमें क्या दिखाया गया? इट डेमोलिश द फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट ऑफ द इकोनोबैसिलाइक। इकोनोबैसिलाइक में जो किंग की एक छवि दिखाई गई, रॉयल इमेज दिखाई गई, उसको इकोनो क्लास ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। जो सच्चाई थी उसको सामने प्रेजेंट किया। तो ये है इकोनोबैसिलाइक, रॉयल इमेज और इकोनोक्लास्ट इमेज ब्रेकर। इसके बारे में आपको कोई भी किसी भी पॉइंट के बारे में कन्फ्यूजन हो, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। पूरी डिटेल में है कि इकोनोबैसिलाई क्या है, इकोनोक्लास्ट क्या है, क्या उसका टाइमिंग था, क्या डेट थी, सारी चीज़ें, सारे कन्फ्यूजन्स आपके उस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे। और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था जब मैंने अपलोड किया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली आता रहा है और आने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। और इसी सीरीज़ में जो आप चारों राइटर्स के वीडियोस आते हैं, तो मैं पोस्ट भी डाल देती हूँ, उसको भी आप ज़रूर से चेकआउट किया करिए, कौन सा मेरा नया अपकमिंग वीडियो आने वाला है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या फिर आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने के लिए। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये आपका रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो कैसे आपको हेल्पफुल रहा या नहीं, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़कर जाइएगा, बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए इसी सीरीज में, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। And if you want me to explain any topic or you have any of the requests, then please to leave your comment. Whenever I'll see your comment, surely I'll reply and accordingly I'll take step to upload the video. So thank you so much for watching and giving your precious time, and thank you so much for दोज लवली कमेंट्स जो आप कमेंट करते हो जब भी मैं कोई ऑथेंटिक न्यूज़ पोस्ट करती हूँ, स्पेशली उस पर बहुत अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।